जैसा कि पिछले यूट्यूब पोस्ट में मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ टाइम के बाद मैं आपको सिलेक्शन पोस्ट और DSSB के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन पोस्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता कौन है। तो सिलेक्शन पोस्ट जो है ये एग्ज़ाम SSC कंडक्ट कराती है। ये हर साल कंडक्ट किया जाता है SSC के द्वारा। इस पोस्ट के अंदर लगभग हर एक डिपार्टमेंट यानी 250 से 300 डिपार्टमेंट अलग अलग पोस्ट SSC को भेजती है और SSC एक नोटिफिकेशन निकालती है जिसके ज़रिए इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। क्या इस नोटिफिकेशन का कोई फ़िक्स टाइम होता है? जैसे कि UPSC का एक फ़िक्स टाइम होता है, तो क्या SSC सिलेक्शन पोस्ट का कोई फ़िक्स टाइम होता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि SSC सिलेक्शन पोस्ट का कोई फ़िक्स टाइम होता है इसके नोटिफिकेशन का या फिर एग्ज़ाम का, ऐसा नहीं है। इस बार SSC सिलेक्शन पोस्ट यानी कि ये फ़ेज़ 12 है, यानी ये 12वीं बार SSC सिलेक्शन पोस्ट आ रहा है, जो कि इसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी 2024 में देखने को मिलेगा और इसका Tier 1 का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल या फिर मई को हो सकता है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है इसमें क्या प्रोसेस है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की प्रोसेस क्या है? ठीक है, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको Tier 1 एग्ज़ाम देना होगा, जो कि अप्रॉक्स 3 से 4 महीने लगते हैं। 3 से 4 महीने में Tier 1 एग्ज़ाम हो जाता है। फिर उतने ही टाइम बाद आपका Tier 1 का रिज़ल्ट आता है। उसमें स्क्रूटनी की जाती है, जिन बच्चों के मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा होते हैं उनको अंदर किया जाता है, बाकियों को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिनमें स्किल टेस्ट होता है। फिर ये Tier 1 के बाद उस स्किल टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है। फिर उसके बाद DV होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे मान लीजिए आपने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, DV करने के लिए आपको SSC के पास अपना डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता था। फिर SSC आपको बुलाती थी, DV करती थी। फिर जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगती है फिर वो डिपार्टमेंट आपको DV के लिए बुलाती थी। लेकिन इस बार आपको पता है मिशन मोड में सब कुछ चल रहा है, तो इस बार आपने डॉक्यूमेंट SSC को भेजे होंगे और SSC ने डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट को भेजे हैं, तो आपको डायरेक्ट SSC के पास नहीं जाना DV कराने के लिए। अब आपको बस केवल एक ही जगह DV कराना है। पहले 2 जगह DV कराना होता था, SSC के पास और उस डिपार्टमेंट के पास, लेकिन अब जहाँ पे आपकी जॉब लगी है वहाँ पे DV कराना है। उसके बाद क्या होगा, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ा डिमेरिट इस एग्ज़ाम का ये है कि इसका जो मार्क्स है, यानी कि आपने Tier 1 एग्ज़ाम दिया, आपके आंसर की रिलीज़ होने के बाद क्या हुआ, आपको पता लग गया कि आपके कितने मार्क्स आए, लेकिन आपको ये नहीं पता लगा कि आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं। तो जो नॉर्मलाइज मार्क्स है, जो फाइनल मार्क्स है, वो आपको फाइनल रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलेगा, पहले आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर ज्वाइनिंग प्रोसेस जो भी होते हैं, मेडिकल वगैरह, वो सब होते हैं। ठीक है, अब आगे जानते हैं कि इस एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है, किस किस मतलब क्या तरीका है इस एग्ज़ाम को लेने का। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। इसके अंदर जैसे कि आप CHSL और CGL में Tier 1 एग्ज़ाम देते हैं, बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें ये एक खासियत है कि आपको 10th का एग्ज़ाम हो, 12th वाला हो या ग्रेजुएशन लेवल या उससे अबव का एग्ज़ाम हो, तो आपको एक ही एग्ज़ाम देने हैं। आपको 2-3 एग्ज़ाम नहीं देने। ये आपको लेवल 1 से लेके लेवल 7 या लेवल 8 तक की जॉब के लिए बस एक ही एग्ज़ाम देना है। बेशक आप अगर कोई स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट देंगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम एक ही देना है। ये नहीं कि इसके लिए आपको Tier 2 एग्ज़ाम देना होगा, ऐसा नहीं है। बस केवल आपको अगर स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट देना होगा। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन, और हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.5 होगी। इस एग्ज़ाम का एडवांटेज क्या है? इस एग्ज़ाम का एडवांटेज ये है कि मान लीजिए आप NR रीजन में रहते हैं और आप किसी और रीजन से भी फॉर्म भरना चाहते हैं, आप वहाँ की एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं, तो क्या आप भर सकते हैं? हाँ, भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं आप इस पोस्ट के, आप जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप उस किसी और रीजन की एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं तो आप वहाँ की जितनी मर्जी उतनी पोस्ट भर सकते हैं। और आपको हर एक पोस्ट के लिए 100 रुपये अलग से देने होंगे। जैसे मान लीजिए एक फॉर्म आया, उसके अंदर 10 पोस्ट है, तो और दूसरा फॉर्म आया, उसके लिए 12 पोस्ट हैं, तो क्या मैं 100 रुपये में ही दोनों पोस्ट भर सकता हूँ? नहीं, मुझे दोनों अगर भरना है तो मुझे 200 रुपये पे करने होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैट्रिकुलेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, सब के लिए आपको एक ही एग्ज़ाम देना है। जैसे मैंने मैट्रिकुलेशन के 5 फॉर्म भर दिए, तो क्या मुझे 5 जगह एग्ज़ाम देना होगा, 5 बार एग्ज़ाम देना होगा? नहीं, मुझे एक ही जगह एग्ज़ाम देना होगा, एक ही बार एग्ज़ाम देना होगा, सेम एग्ज़ाम देना होगा। और उसी एग्ज़ाम के बिहाफ पे मुझे पाँचों
जो मैंने फॉर्म भरे हैं वहाँ पे मेरी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, मेरा मार्क्स देखा जाएगा। अगर मैंने कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ले आया तो मुझे वहाँ पे अंदर ले लिया जाएगा। ठीक, चांस टू क्वालिफाई इन फ्यूचर वेटिंग लिस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके 120 मार्क्स आए, ठीक है, और जो फाइनल रिजल्ट में जो कट ऑफ बना वो 125 नंबर बना, ठीक है, आप 5 मार्क्स से बाहर हो गए, आपकी जॉब नहीं लगी, ठीक है, तो क्या अब चांस है कि अब आपकी जॉब लग सकती है? हाँ, लग सकती है, क्योंकि ये एसएससी का एकमात्र जॉब है, एसएससी की एकमात्र वैकेंसी है जिसके अंदर वेटिंग लिस्ट है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि अभी लेवल 6 वालों की भी जॉब लग रही है। तो वो कैसे लग रही है? वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू ही लग रही है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है लेस वैकेंसीज, यानी कि इसके अंदर जो वैकेंसीज, हम जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर 250 से 500 डिपार्टमेंट अपना वैकेंसी भेजती है हर साल। तो वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए? नहीं, वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती। हर डिपार्टमेंट लगभग 10, 15, 20 कुछ ही डिपार्टमेंट होती है जो कि आपको मतलब 1000 के करीब या 500 के करीब या 100 के करीब वैकेंसी भेजती है। वैसे नॉर्मली तो 10-15 ही वैकेंसी देखने को मिलती है, या 50 के करीब, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए इसके अंदर वैकेंसी जो होती है बहुत कम होती है और फाइट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देखेंगे इस बार 14 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, और इसका जो प्रोसेस है, टीयर 1 एग्ज़ाम होने के बावजूद इस एग्ज़ाम में 12 से 15 महीने लग जाते हैं फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने में, जो कि सबसे मतलब एक बोलेंगे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। और अगर इसके अंदर 2 टाइप की फॉर्म निकलती है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसकी, ठीक है, इसमें 2 टाइप की फॉर्म निकलती है, एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी और एक स्पेशल एलिजिबिलिटी। अब नॉर्मल एलिजिबिलिटी मैं किसको कहूँगा? जैसे किसी ने फॉर्म निकाला, ठीक है, फॉर्म निकालने के बाद उसने बोला कि मुझे 10th चाहिए, 12th के बंदे चाहिए, मुझे ग्रेजुएशन लेवल के बंदे चाहिए, तो ये नॉर्मल एलिजिबिलिटी होगी। अब किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने फॉर्म निकाला, अब उसने क्या बोला? उसने बोला मुझे 10 तो चाहिए, लेकिन उसके साथ वो बंदा ड्राइविंग में भी मतलब अच्छा होना चाहिए, यानी कि ड्राइवर वाली वैकेंसी होनी चाहिए, तो वो स्पेशल कैटेगरी में चली जाएगी। वहाँ पे आपकी कटअप बहुत ही कम जाएगी। वहाँ पे आप मान के चलिए कि आपकी 100 अगर है तो आपका जॉब भी लग सकता है वहाँ पे पहली बार में, ठीक है। अब किसी एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है, तो नॉर्मली तो स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस होता नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ये वाली भी वैकेंसी स्पेशल वाली में चली जाएगी। अब मान लीजिए किसी से मान लिया गया ए लेवल, ओ लेवल, ठीक है, कुछ लाइब्रेरी में कोई स्पेशल कोर्स, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट के पास होती नहीं है, तो वो सारी स्पेशल में चली जाएंगी और वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। जबकि आप यहाँ नॉर्मल वाली में देखेंगे तो कट ऑफ अगर मान लीजिए 140 गया है, तो आप मान के चलिए जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो 170 पर ही होगा। वो आप 145 लेकर के आए हैं, तो आप सोचेंगे कि पहली बार में मेरा जॉब लग जाए तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्पेशल वाली में देखेंगे कि अगर कट ऑफ 100 गया है और आपके मार्क्स 110 या 120 हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी जॉब लग जाए। और इसका तीसरा डिमेरिट, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है वो आपको सबसे लास्ट में पता लगता है, जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तब आपको इसका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो पता लगता है। जब ये फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा तो फॉर्म रिलीज़ होने के बाद आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जा कर के अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप कैफ़े वाले को बोल दें कि हाँ ये वाला फॉर्म भर दो, वो वाला फॉर्म भर दो, तो फिर आप आगे फ्यूचर में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि आपको बस केवल वहाँ पे 10th लिखा है तो इसका मतलब वो 10th के लिए नहीं है। आपको आप जैसे ही विंडो खुलेगी फॉर्म भरने की, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आप कौन से रीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं। आपने एनआर रीजन क्लिक किया, एनआर रीजन के बाद आपको पोस्ट कोड देखना होगा, आपने किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया। जैसे ही आप पोस्ट कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सारा डिटेल खुल के आ जाएगा कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, टेंथ चाहिए, 10th के साथ क्या चाहिए, 12th चाहिए, 12th के साथ क्या चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल चाहिए तो उसके साथ क्या चाहिए, ठीक है, या फिर केवल ग्रेजुएशन चाहिए, 10th चाहिए, 12th चाहिए। ऐसा अगर आपको देखना है तो आप खुद से देखें, किसी कैफ़े वाले के भरोसे ना बैठें, ठीक है, क्योंकि उनका काम है बस फॉर्म भरना, वो आपके लिए बेहतर नहीं कर पाएंगे जितना बेहतर आप खुद के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे इस वीडियो को, ठीक है। अगर कुछ और चीज़ें आपको पूछनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ मैं आपको आपकी जो भी परेशानियाँ थी उसको मैं दूर करने में सक्षम रहा हूँ। आगे मैं डीएसएसबी की वीडियो लाऊँगा। धन्यवाद।